असद उमर साहब ने एक बात की कि हम हॉस्पिटल से खान साहब को, हाशमी साहब को साथ लेने गए, और जब ने हॉस्पिटल से हाशमी साहब को लिया तो उसके बाद हाशमी साहब ने उसका कोई जिक्र नहीं किया जब तक के रेड जोन की तरफ मूव नहीं किया पार्टी ने। उस वक्त तक हाशमी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब जो जितनी भी बातें हाशमी साहब की तरफ से की जा रही हैं, मामला वहां खराब होता है जहां रेड जोन की तरफ जाने की बात की जाती है और वहां से नाराज होकर हाशमी साहब गए हैं, तो फिर ये सारी की सारी बातें हो रही है। उससे पहले तो हाशमी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। असद उमर साहब कहते हैं ये मुझे लेके गए, मैंने इनको कहा, मैंने इनकी मिन्नतें की, सामने बैठा है ये असद उमर, मैंने कहा यार मैं आप लोगों को यूँ समझे मिन्नत करता हूँ कि हमें ये बात फिर खान साहब जो को जाके कहनी चाहिए। दो आदमियों ने कहा कि रात तो शायद जो खान साहब हैं उन्होंने कादरी साहब से आखिरी मरे पे कहा कि हम चलेंगे, इसलिए अब हमें मिल के जाना चाहिए, मिल के रोकना चाहिए। मैंने कहा यार मैं आप लोगों की मिन्नत करता हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है। हम सब ने मुतफिका होकर कहा, 100 दफा ये बता चुके हैं असद उमर साहब टीवी प्रोग्रामों में, ये बता चुके हैं कि हम गए, हमने तय किया, खान साहब से भी बात की, ये जब जा रहे थे अपनी बात करने के लिए, टॉक शो के लिए, ये अपनी राय दे के गए कि आगे नहीं जाना। यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। बस अब असद उमर साहब, आपने हाशमी साहब की बात सुनी सर? ये हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं तो इमरान खान खुद बोल चुके हैं ना, जो वहां पे रेड जोन से आगे मूव करने की, डी चौक से आगे मूव करने की जो बात है, और दो हाशमी साहब ने अल्फाज यूज किए कि हमला करने वजीर आजम हाउस पे जा रहे थे। हमला तो कोई नहीं करने जा रहा था, वजीर आजम हाउस के सामने धरना मूव करने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो फैसला जो था उसकी जो मुशावरत हुई उसके अंदर हाशमी साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने, मैंने, शफकत महमूद ने, आरिफ अलवी ने, हम सब लोगों ने यही मशवरा दिया कि यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। खान साहब खुद टीवी पे बता चुके हैं और खान साहब मान भी गए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं और शाह महमूद कुरैशी 2 प्रोग्राम्स में चले गए थे। मैं शायद आप ही के प्रोग्राम पे आया था, वो नदीम मलिक के प्रोग्राम पे चले गए थे। तो पीछे से जब वो गए, जहांगीर तरीन, सैफुल्लाह नियाज़ी, आई एम नॉट श्योर कि कौन थे उनमें से, वो वापस पैगाम ये लेकर आए कि नहीं जी, वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से भी तशद्दुद नहीं होगा और मुकम्मल जो है वो यकीन दहानी करा रहे हैं। और उसके बाद जो भी कंटेनर में वहाँ पे लोग थे जो बचे हुए थे, उन लोगों की आपस में मुशावरत हुई और उस मुशावरत के बाद अपने इमरान खान साहब आज भी यही कहते हैं कि हाशमी साहब ने कहा यहाँ से आगे मत जाओ। वो इसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, और दूसरे जिन लोगों से मैंने पूछा है वो ये कहते हैं जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनमें से अक्सरियत की राय ये थी कि इस वक्त अगर हम साथ चले जाएंगे तो तशद्दुद होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए हमें आगे चले जाना चाहिए। इसलिए उस जो मेजॉरिटी थी उसकी राय की बुनियाद के ऊपर यह फैसला किया गया। तो हमारी जो राय थी, हाशमी साहब की जो राय थी, जो मेरी राय थी, हम आज भी उस पर कायम है कि हमने यही राय दी थी। मैं एक और बात जी, अलवी साहब ने खुद माना है ये प्रोग्राम में नदीम मलिक के हमें कादरी साहब की तरफ से था कि वरना हम चले जाएंगे, यहाँ से धरना ख़त्म कर देंगे। तो हम सब इसके बाद हम मजबूर हो गए, ये अलवी साहब कह चुके हैं। और तीसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने जब मैं चला आया, उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि हाशमी साहब, मैं आपकी तवक्कुआत पे हम पूरा नहीं उतर सके, हम माजरत चाहते हैं। तो वो क्या माजरत थी? यही माजरत थी कि इस बात पे हम नहीं आपकी बात मानने को तैयार। मैं हमला नहीं कहता, मैं यही कहता हूँ कि आप उस तरफ बढ़ रहे थे। चलिए, मुझे हमलों का, हमले या ना हमले की बात नहीं है, ये बात है। खान साहब ने तकरीर में कह दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? मगर हाशमी साहब, आप ये जो बात कह रहे हैं कि अलवी साहब ने भी माना कि ताहिरुल कादरी साहब ने धमकी दी थी, इससे तो ये पता चलता है कि ताहिरुल कादरी साहब क्योंकि साथ आए थे और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस वजह से खान साहब आगे बढ़े। इससे ये तो नहीं पता चलता कि खान साहब को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या किसी ISI की तरफ से या फौज की तरफ से कोई मैसेज आया था। ये तो इस बात की निशानदेही करता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो, मेरे सामने तो बात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे इसका एहसास था कि जो कादरी साहब हैं और हमें शेख रशीद ने
10 मरतबा कहा, और ये सब जानते हैं कि कादरी साहब कनाडा से कौन कैसे आए, कौन हमारी पार्टी में से कनाडा उनको लेने गया, कौन लंदन में था, तय क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कैसे बिठाया जाएगा, खड़ा कैसे किया जाएगा, असेंबली के सामने कादरी साहब होंगे, हमें पीछे जगह दी गई। ये सारी चीजें एक एक मिनट की चल रही थी, तो उसमें कादरी साहब का तो फेस था ही नहीं, फेस कोई और था, बात तो और थी। मैंने पूछा तरीन साहब से कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, आप तो कहते थे हम लाहौर से चलेंगे तो ये इस्तीफा आ जाएगा, वो ले जो इन्होंने लेके आना है वो लेके आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके। मैंने कहा क्या कमिटमेंट है? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 2 लाख आदमी क्या ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 है, और जो कादरी साहब ने कमिटमेंट की थी कि वो पहले हमला करेंगे, कब्जा करेंगे पार्लियामेंट पे, वो भी आगे नहीं गए। तो वो कहते हैं तुम लोगों ने कमिटमेंट पूरी नहीं की, हम इस्तीफा कैसे लेके आए? यार ये बातें होती नहीं है, रोजाना हम इकट्ठे होते थे, पार्टी के अंदर थे, एक दूसरे पर एतमाद था, तो कैसे बातें ये छुपी नहीं रही। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँगा, मेरे सारे दोस्त दिल में जरूर कह रहे होंगे कि जावेद हाशमी झूठ बोल रहा था, उस वक्त झूठ बोल रहा था, लेकिन वक्त बताएगा, तारीख बताएगी कि किस तरीके से तशरीफ लेके आए ये सारे के सारे। मैं ये असद उमर साहब, ये बात आपने सुनी है सर कि बंदे हम पूरे नहीं ला सके, जजेस क्या करेंगे, क्या हो? जी असद उमर साहब। अब मैं जवाब दे दूं जी। देखें, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसको मैं दोबारा बोल दूं। सिर्फ ये हाशमी साहब को वाकई में इस बात के ऊपर खदशा भी था, और ये कई मीटिंग्स के अंदर हाशमी साहब ने ये सवाल भी उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे जमहूरियत पटड़ी से उतर जाए और हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के खेल के अंदर फंस जाएं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाशमी साहब वाहिद आदमी नहीं थे। हम में से और भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मजबूती से यकीन रखते हैं कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन निजाम है, और हमने किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना जिससे जमहूरियत को खतरा हो सके। तो ये बातें उठाई जाती थी, ये कोर कमेटी की मीटिंग्स के अंदर भी उठाई जाती थी, ये जो उससे छोटी मीटिंग होती थी वहां पे भी उठाई जाती थी। हर दफा हमें जो जवाब मिला है वो यही मिला है कि ऐसी कोई साजिश नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ हम कोई काम नहीं करने जा रहे। छोटी मीटिंग में कभी नहीं बुलाया गया, छोटी मीटिंग में मुझे कभी नहीं बुलाया गया। हाशमी साहब, मैं जो अपनी जिन मीटिंग्स के, और मैं खान साहब के साथ वाकई में मेरी बनीगाला में खासतौर पर रमजान के एंड में मैं इस्लामाबाद में था, मैं रेगुलरली तकरीबन हर रात हम बनीगाला में मीटिंग करते थे, जो डिटेल प्लानिंग की जो मीटिंग हो रही थी। लेकिन असद और कभी भी हमें थोड़ा सा मैं मुकम्मल कर लूं। असद एक मिनट, मैं खान साहब के पास अकेला गया, मैंने कहा कि इससे मामलात गड़बड़ जाए होंगे। उन्होंने जो मुझसे बातें की थी वो मैं कह चुका हूँ, वो मैं दिल को तसल्ली के लिए उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा और इलेक्शन होंगे। आप उसमें नहीं थे। खान साहब सच्चे आदमी हैं, वो दिल से इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि जावेद हाशमी ने मेरे ऊपर झूठ बोला है। अल्लाह को जान मैंने भी देनी है, 2-4 साल में मैं भी मर जाऊंगा, खान साहब भी होंगे या नहीं होंगे, तारीख मौजूद रहेगी, हालात मौजूद रहेंगे, फिर आप जो मुनासिब समझते कहते रहे, मैं सुनता रहूंगा। सही। अच्छा, मैं शाहजेब अगर मुकम्मल कर लूँ ना, जो ये बात तो तय हो गई, जैसे हाशमी साहब बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ कि हर दफ़ा हमें यकीन दहानी कराई गई कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पैट के साथ भी जो 4 नुकाती एग्रीमेंट हुआ, जिसकी अनाउंसमेंट की गई, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, अब शायद अब मुझे याद नहीं कि हाशमी साहब को याद होगा कि नहीं होगा, जो पहली मीटिंग हमारी हुई जिसमें ये फैसला हो रहा था लॉन्ग मार्च का, तो उसमें मैंने सवाल ये उठाया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा। आखिर में आपने बंदूकें पिस्तौलें लेके चढ़ तो नहीं जाना ना वजीर आजम हाउस पे या पार्लियामेंट पे कब्जा तो नहीं कर देना। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा, लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा। और वहां पे बातचीत के बाद फैसला यही था कि
कोई ना कोई जुडिशियल एक्शन के थ्रू ही ये 2013 का इलेक्शन जो है उसको रोल बैक किया जा सकता है। हमारी स्ट्रैटेजी जो थी, जो स्ट्रैटेजी आज भी है, स्ट्रीट पावर आपने डेमोन्स्ट्रेट की। वो जहां तक बात हो रही है ना, ये बड़े लोगों से मैंने सुना है कि उस दिन नंबर्स नहीं थे, ये मज़ाक़ खेज बात है। जिस दिन हम लोग गए थे रेड जोन में, हम यहाँ से कश्मीर हाईवे से मूव करके गए थे, अगर कोई करना चाहता तो उस दिन 5 लोग सिर्फ चाहिए थे। 2 पेट्रोल पंप को आग लगती, 4 बिल्डिंग के अंदर 4 गोली चलती और सब एनआरकी फैल जानी थी, अगर कोई ऐसा साजिश होती। वो नहीं हुआ। जो स्ट्रैटेजी थी वो आज भी वही है। अब आपने हुकूमत के साथ जो मुआहदा हमारा डिस्कस हो रहा है उसमें देख भी लिया कि जुडिशियल कमीशन की डिमांड है, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी। उस जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन के जरिए जब रिगिंग प्रूफ की जाएगी उसी से हुकूमत जाएगी। तो ये जो जुडिशरी का जो रोल है ये तो सेंट्रल था हमारी स्ट्रैटेजी में, कल भी था और आज भी है, और ये सारी पब्लिक के सामने है, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। हाशिम साहब, आपने सुना सद उमर साहब क्या कह रहे हैं? कि मैं सुन भी रहा हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इस प्रोग्राम को 6 घंटे करना चाहते हैं, बात सारी की सारी यही है। मुझे खान साहब ने कहा कि मैं नहीं आगे जाना चाहता। उन्होंने कहा ये जज जो बैठा हुआ है जस्टिस तसद्दुक, ये हटेगा, दूसरा जज जो है वो बेहतरीन आ रहा है और वो आते ही पहला फैसला ये कर देगा। ये अफराद क्यों डिस्कस कर रहे थे हम? ये क्यों सोच रहे थे कि हम जो ही लाहौर से चलेंगे वहाँ इस्तीफा ले लिया जाएगा? इसको कहाँ को रिलेट करेंगे मेरे भाई असद, कहाँ को रिलेट करेंगे लाहौर से चलना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना? ये बातें करेंगे तो मैं बहुत सारे परत उतरते जाएंगे, ना उतारे अल्लाह करे मुल्क ठीक तरीके से चल पड़ेगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआ होगी कि इमरान खान हिम्मत के साथ आगे बढ़े। मैं साथ हूँ या नहीं हूँगा, मैं तो उनकी कामयाबी मुल्क के लिए ये भी चाहूँगा कि नौजवानों का मुस्तकबिल जो है उसके लिए बेशक वो इमरान खान वजीर आज़म बने, मैं कोई रुकावट नहीं हूँ। नवाज शरीफ बना बैठा है, उनके लिए भी दुआ है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मुल्क को हम कायदे कवायद के मुताबिक चलाएं, आइन के मुताबिक चलाएं। हाँ, ये बात सही है कि असद ने, आरिफ अलवी ने और इसके अलावा भी बहुत सारे 80% लोगों ने वही जो बातें की, लड़े जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि इनको झाड़े ज्यादा पड़ गई। मुझे तो पड़ती नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ भी बागी था, लेकिन इन्होंने जंग की, बातें की, लेकिन फिर इनकी किसी ने सुनी नहीं है। ये खुश्क हो के वहीं खड़े हैं। मैं वहाँ से निकाला जाने वाला था या निकल जाने वाला था, तो मैं आज आके हम अपने घर में मेरा कोई इरादा नहीं इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा करने का, मैं इसको बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। इसलिए एक सवाल आपसे पूछूंगा, मगर उससे पहले मैं जरा सद उमर साहब की तरफ जा रहा। सद उमर साहब, एक तो ये जो चीफ जस्टिस वाली बात है कि जो हाशमी साहब ने की थी कि अब जो अगले चीफ जस्टिस आएंगे, इस हवाले से अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। दूसरा ये कि आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती सर, आपको बड़ी झाड़े पड़ती हैं। हाशमी साहब तो चले गए, आप बात नहीं सुनी जाती आपकी पार्टी में? यार मैं जो मजाक में भी करता हूँ, कुछ लोग जो हैं जो खान साहब के साथ पुरानी जिनकी दोस्ती है 18 साल, उनको शायद झाड़ भी पड़ती है। मुझे तो आज तक नहीं पड़ी। ये हाशमी साहब को पता है कि मेरी बात जो है वो खान साहब सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दफा जो मैं बोलूं वो उसको मानते हैं, लेकिन मेरी बात सुनी जाती है। खान साहब हमेशा सुनते हैं, चाहे वो बड़ी मीटिंग हो या वन ऑन वन हो। लेकिन जो असल बात है ना शाहजेब जी, अच्छा शाहजेब, जो इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछ रहे थे ना, देखें ये आप कैलकुलस के अंदर जिस वक्त सियासी फैसले कर रहे होते हैं तो आप कैलकुलस में आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आपकी सारी स्ट्रैटेजी बन रही है जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो ये कॉमन सेंस चीज है कि आप देखेंगे यार जो जज आ रहा है वो उसकी रेपुटेशन है एक इंडिपेंडेंट जज होने की, या उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है। ये तो कॉमन सेंस की चीज है। ये तो हमेशा पार्टी के अंदर सियासी फैसले करते वक्त ये चीजें देखी जाती हैं, इनके बारे में सोचा जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी चीफ जस्टिस के साथ कोई बैठ के कोई साजिश हुई हुई है, और अगर हुई भी होती तो अभी तक चीफ जस्टिस कुछ करना देता।
सो बिल्कुल इस किस्म के तज्जिए किए जाते हैं, जजेस के बारे में असेसमेंट की जाती है, इंडिपेंडेंट है नहीं है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है ऐसे जजेस के साथ जो सियासी तौर पे मुंसलिक थे, या एक पार्टी से या दूसरी पार्टी के साथ। अच्छा हाशमी साहब, आपने इस तरह कहा कि खान साहब जनरल पाशा जनरल कियानी का तो बाकायदा नाम लेते थे, आपने कभी जनरल जहीर का या जनरल राहील शरीफ का नाम इस तरीके से खान साहब के मुंह से सुना कि वो साथ हैं अपने, कोई मसला नहीं है? नहीं, कभी नहीं सुना। मैंने जो बात की है असद ने, उसको ख़त्म करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जजेस के बारे में सोचा जा रहा होगा, ये किया जा रहा होगा। पार्टी के अंदर ये कहना कि आप लोगों को गुजरांवाला तक नहीं आना पड़ेगा, लाहौर में ही हम निकलेंगे, इस्तीफा वो ले लेंगे, इस्तीफा आ चुका होगा, ये कौन सा आईनी जमहूरी तरीका है जो पार्टी को पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, उस पर अमल करने के लिए कहा आवाम को नहीं, अपनी पार्टी को, कि वहाँ पे हम इस्तीफा ले, वो लिखा जा चुका होगा। ये बातें ना करें, बातें मजीद मेरे दिल को ना खुलवाएं। मैं दिल खोल के ये एक सियासी स्ट्रेटजी है, या आजमी साहब ये एक सियासी स्ट्रेटजी समझते हैं आप इसको कि खान साहब ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो इस्तीफा वो ले लेंगे, या फिर आप समझते हैं कोई गारंटी दी हुई थी खान साहब को जिसका खान साहब जिक्र करते थे? भाई वो कौन है जो ले लेंगे नवाज शरीफ साहब से? कौन है? असद उमर साहब, आप भी इस मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें खान साहब ने ये कहा जिसका हाशमी साहब जिक्र कर रहे हैं? 10 सवा कहा इनके सामने। जी बिल्कुल खान साहब कहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शाहजेब और अब हमें खत्म करना पड़ेगा। हाशमी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 9:15 बज गए, तो मैं आखिरी बात इसका बात का जवाब दे देता हूं और उसके बाद उसी उम्मीद पे खत्म करेंगे जो हाशमी साहब ने पहले बात की। ये हिस्ट्री का हिस्सा है, ये बातें, अगर हाशमी साहब कुछ बातें कर रहे हैं तो जवाब दे दें। जी मैं बता रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं उसका कि ये जो आप बात होती है, देखिए आप अपने वर्कर्स को चार्ज करने, मोबिलाइज करने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। आप उनको कहते हैं कि जो तुम काम करने जा रहे हो इसमें फतेह यकीनी है, चाहे आपको 100% यकीन खुद हो या ना हो, आपको वर्कर को ये बात बोलनी पड़ती है जब तक उसके पास मोबिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन एक्शन जो है शाहजेब, आप मुझे कोई एक्शन बता दें कि कोई ऐसा लिया हो। आखिरी दिन जिस दिन रेड जोन से भी मूव करे थे, डी चौक से आगे मूव करे थे, इमरान खान ने हलफ उठवाया। असद उमर साहब, हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये बात वर्कर से नहीं की ना, कोर कमेटी में की गई है। कोर कमेटी में ये बात क्यों की कि वहां से इस्तीफा आ जाएगा और ये सारी बातें, वो ये कह रहे हैं कि कोर कमेटी में ये बात क्यों की, वर्कर से करते हैं। तो भाई क्यों नहीं, और कोर कमेटी में नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे? उसी कोर कमेटी ने तो जाके अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज करना है। वहीं तो सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, वहीं पे आपके सेक्रेटरी जनरल है, वाइस चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, चारों सूबे के प्रेसिडेंट्स हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके प्रेसिडेंट्स हैं। उनको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे? उन्होंने तो जाके ट्रूप्स को मोबिलाइज करना है। लेकिन मुझे ये बताए ना कि अगर वो हम उसके ऊपर बैंक कर रहे थे, मैं अगर इसकी थोड़ी सी आपको और बता दूं, मैं सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड का मेंबर हूं, जैसे आप पहले बोल रहे थे। जिस वक्त हम बैठ के तैयारी कर रहे थे, हम तो उस वक्त तैयारी कर रहे थे यार कम से कम 1 हफ्ते की जो है ना वो हमें फंडिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते शायद कम से कम बैठना पड़े। और ये भी अब मैं आपको बता देता हूं 1 हफ्ते की हम क्यों कहते थे बात। शाह महमूद कुरैशी से मेरी बातचीत हुई लाहौर से निकलने से पहले कि जिस वक्त मोबिलाइज करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पीक के ऊपर होगा, गवर्नमेंट उस वक्त प्रॉब्ली अप्रोच करेगी नेगोशिएशंस के लिए, तो वो नेगोशिएशन स्टार्ट करने का सही टाइम होगा। और उसके बाद एक अंदाजा था, मफरूजा था कि शायद हफ्ता लगे नेगोशिएशन के अंदर एग्रीमेंट रीच करने के लिए। ये सियासी कैलकुलेशन की जाती है, जजमेंट की जाती है, कभी अच्छे फैसले होते हैं, कभी फैसले अच्छे नहीं होते। सुने शाह, मेरी बात भी सुनने, ये ठीक कह रहा है। शाह महमूद का ख्याल भी था कि मेज बिछेगी, मुज़ाकरात होंगे। असद का भी यही ख्याल था कि मेज बिछेगी, बात करेंगे। लेकिन खान साहब ने कहा मेरे पास बी प्लान नहीं है, मेरे पास दूसरा मंसूबा नहीं है, वापसी का रास्ता नहीं है। ये हमारी कोर कमेटी को कहा जाता था, ये कहते थे मेज बिछेगी। और शाह महमूद भी कहता था कि मेज बिछेगी, मुज़ाकरात होंगे। लेकिन खान साहब ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो, बल्कि जब हम मुतालबात तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कहा तैयार वो किए जाएं जो जिसका कोई हल मौजूद भी ना हो नवाज शरीफ हुकूमत के पास, और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं। ये मुज़ाकरात थे। शाहजेब मैं सिर्फ बता दूं, इसकी जो डिमांड्स की बात है,
फिर मैं वही बता रहा था ना, जो बनीगाला के अंदर हमारी मीटिंग होती थी रात के वक्त, मैंने ये आके खान साहब से बोला कि जी मैं डिमांड्स के ऊपर काम कर रहा हूं, जो हुकूमत से हमने डिमांड बनानी है। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल कर लो। वो मैंने शफकत महमूद, शिरीन मजारी और आरिफ अलवी ने बैठ के डिमांड्स बनाए। उस वक्त तक आई थिंक जहांगीर तरीन वापस नहीं आए थे यूके से, वो हम लेके गए। फिर शाह महमूद कुरैशी और खान साहब के साथ बैठे, उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। ये वो 6 डिमांड्स हैं जो हमने हुकूमत, जब फाइनली हुकूमत ने हमसे अप्रोच किया और हमसे कहा कि मुज़ाकरात करना चाहते, तो डिमांड जो हमने हुकूमत के सामने रखी, तो वो डिमांड जो है, देखिए एक पब्लिक स्पीच होती है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक अपना स्टैंड होता है, एक स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने पहले कहा था सियासत के अंदर हर हिकमत अमली जो है वो आवाम को नहीं बताई जाती। आई एम सॉरी, ये जो 2 बातें कर रहा है, असद उमर मेरा भाई है, मेरा अजीज है, मैं इनकी एहतराम इसलिए करता हूँ कि ये हमेशा मेरिट पे बात करता है, लड़ता भी है, लेकिन हर बात को कह दे कि ये पब्लिक की कंजम्पशन के लिए था, नहीं। लीडर जो बोलता है उसे पता होता है कि ये बेलफ्ज तारीख का हिस्सा है, इसको मैंने लोगों के साथ मौकरी नहीं करनी, वो मौकरी नहीं किया करता, वो सिंपल बात करता है। कायदे आज़म ने तमाम अजीम लीडरों ने उन्होंने मौकरी नहीं की, सीधी बात की है, गैलरी को प्ले नहीं किया। ये गलत बातें हैं, मैं नहीं मानता इस वर्षन को जो असद उमर कह रहा है। सर मैं ये जो आपका बुनियादी एतराज है हाशमी साहब, ये एक लीडर को प्राइवेट में और पब्लिक में वो बात करनी चाहिए वो, मगर जो दूसरी बात असद उमर साहब कह रहे हैं, ये मुझे बताइएगा, वो कह रहे हैं कि पूरा अप्रूव करा के जाते थे ना खान साहब से, कहा जी ये 6 मुतालबात हम लेके जा रहे हैं, तो खान साहब का मुज़ाकरात के खिलाफ होना कैसे साबित होता है? वो पब्लिकली जो कहते हैं वो ठीक है, वो बात मैं असद उमर साहब से पूछ लेता हूँ, बट अप्रूव करा के जाते थे। सुन ले, वो भी सुन ले, और सुन ले, मैं उस मुज़ाकरात की टीम का टिल लास्ट हिस्सा था। हमें क्या फिर पूछना चाहते हैं, हमें क्या अख्तियार होता था गुफ्तगू करने का कि कोई बात नहीं माननी, जो 5-6 है, जो आपका जुडिशल कमीशन है, फलां है, जो पहले दिन गवर्नमेंट ने खुद पेशकश की, टिल लास्ट हुई रही। वहाँ हुक्म यही था कि इससे इन मुज़ाकरात को थोड़ा सा लंबा आज कर लें, आज कम कर लें, आज एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बिठा लें, आज ना बिठाएं। कभी उनके साथ मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ घर में, जहाँ हमारे तरीन साहब और शाह महमूद साहब की कमरे के अंदर बंद मीटिंग हो रही होती थी, हम बाहर खड़े होते थे। ये बातें लंबी हैं, कराना चाहे तो मैं सारी रात बोलता जाऊंगा, नहीं बोलना चाहता यार मैं। हाशमी साहब, कौन होता था बंद कमरे में सर एस्टैब्लिशमेंट से? बताएंगे, बैठे, वरना मैं बताऊंगा। असद उमर साहब, जी शाहजेब, अब मैं जवाब आप बताएंगे सर? जी सर, मैं जवाब दे देता हूँ जी। पहली बात तो जो शाहजेब, जो डायलॉग हुआ और जो डिमांड्स रखी गई, उसके अंदर वो तो रिटन डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तमाम एंकर्स के साथ शेयर की गई हैं। आपको भी पता है हुकूमत की क्या रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स थी, और आपको यह भी पता है कि तहरीक इंसाफ की क्या डिमांड थी, राइटिंग के अंदर आपके पास मौजूद है, और आपको पता है कि वो अब कहां पे खड़ी हुई है, इसलिए आपको खुद नजर आ जाएगा उसके अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ ने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। जिन 4 चीजों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, वो 4 चीजों के ऊपर एग्रीमेंट ऐसे हुआ है, कुछ चीजें हुकूमत ने मानी, कुछ चीजें तहरीक इंसाफ ने मानी, इसीलिए पेशरफ्त हुई, और इसका दस्तावेजी सबूत आप लोगों के पास मौजूद है, शाहजेब खानजादा के पास भी मौजूद है, तमाम लीडिंग एंकर्स के पास मौजूद है। तो जहां तक मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल हमारे पास फ्रीडम था। जहां तक वो अंदर की बात और बाहर की बात है ना, अगर लीडर जो है वो बाहर खड़ा होकर झूठ बोल रहा हो तो फिर तो सही है, लेकिन लीडर की मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि लीडर जो एक ओवरऑल मैसेज देता है वो तो ठीक है, वो तमाम अवाम के लिए, लेकिन जो उसकी डिटेल होती है, स्ट्रैटेजी, किस तरीके से उस हदफ तक पहुंचना है, उस स्ट्रैटेजी की डिटेल को शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप खड़े होकर हदफ बता रहे हैं वो हदफ ही झूठा है, आप उसमें यकीन ही नहीं रखते। उस हदफ को मुकम्मल तौर पर यकीन रखते थे, लेकिन उस हदफ को हासिल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो तमाम अवाम के साथ नहीं शेयर की जाती।
ये तो हर सियासी मगर असद उमर साहब इस बात का जवाब दीजिए, ये बंद कमरों में कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और एस्टैब्लिशमेंट के लोग, ये क्या कहानी है सर? असद उमर साहब इसका जवाब तो दीजिए ना। ये बंद कमरे में एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों, जहांगीर तरीन साहब, मुझे तो बंद कमरे के अंदर कोई एस्टैब्लिशमेंट का आदमी, बाहर हम बैठे में और अंदर एस्टैब्लिशमेंट वाले मीटिंग हो रही है, मैं ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। अगर हाशमी साहब को किसी का पता है तो बता दें, मुझे याद दिला दें। मुझे तो कोई ऐसी मैं बता देता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और आप भी, अगर मुझे अफसोस हो रहा है, वो हमारे सामने 3 आदमी, 2 आदमी जो किनारे पे मगरिब की साइड पे बैठे थे, हम मुज़ाकराती टीमें एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो 2 आदमी कौन थे, वो क्यों बैठे थे? और फिर जब मैं जवाब दे दिया, उनकी बात करें। शाहजेब, मैं जवाब दे दूं? जी दे। शाहजेब, मैं जवाब दे दूं? जी शाहजेब, जी आपकी आवाज आ रही है। असद उमर साहब जवाब दीजिएगा। असद उमर साहब जवाब दीजिए। पूछ चुका यार, मैं जवाब दूं? सर, ये हम टीवी पे जवाब दीजिए। कई प्रोग्राम्स के अंदर इसकी कहानी सुना चुके हैं। ये 3 लोग नहीं थे, ये 4 लोग थे। मुझे बंद कमरों में अलग थोड़ी बैठे होते थे, वो तो हमारी मीटिंग में साथ बैठे हुए थे। वो लोग 4 लोग कौन आए थे? उनको हुकूमत ने बुलाया था। ये जिस दिन जनरल राहिल शरीफ के साथ मीटिंग हुई है इमरान खान की, उसके बाद अगले दिन जब मीटिंग हुई है तो ये 4 लोग मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर हमने हुकूमत से पूछा, भाई ये 4 लोग कौन हैं, ये इस कमरे में क्यों बैठे हुए, इनको किसने बुलाया है? हालांकि उसकी मीटिंग से पहले तारुफ हुआ था तो हमें पता था वो कौन लोग हैं। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, 2 मुख्तलिफ एजेंसी के। लेकिन हमने हुकूमत से पूछा कि हमने तो इनको नहीं बुलाया, तो ये क्यों है इस कमरे के अंदर? हुकूमत खामोश। जहांगीर तरीन ने 3 दफा उनसे ये सवाल पूछा कि भाई ये लोग कमरे के अंदर क्यों मौजूद हैं? हुकूमत ने खुद इन्वॉल्व किया फौज को, जो ISPR की बाद में प्रेस रिलीज भी आ गई उसी दिन शाम की बात है। ये कोई अलग कमरे में छुप के मीटिंग थोड़ी हो रही थी, ये तो पूरी हुकूमत की टीम और तहरीक इंसाफ की टीम साथ बैठी थी जिस कमरे में वो थे। सुनिए आजमी साहब, ये हुकूमत लाई थी लोग 4। भी करता हूँ, ये बातें न करें असद साहब। मुझे ये बताए कि तरीन साहब ने कहा था कि ये मीटिंग हो, आखिरी मीटिंग में, तो हमने कहा कि क्या, किसने कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमें वहाँ से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात फिर शुरू करो। वो 4 अलग भी कर ले। ये 2 कौन थे जहाँ से हुक्म आ रहा था मुज़ाकरात करो तो करते थे, रोकना होता तो रुक जाते थे। ना करें बातें। मैं मजीद कहूँगा, मजीद भी है। मेरी यादाश्त बहुत तेज है, एक लम्हे की तेज यादाश्त है। बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, लेकिन बोलना पड़ेगा। शाहजेब, ये मुज़ाकरात उनके कहने पे शुरू होते थे, उनके कहने पे खत्म हो जाते थे। मैं जवाब दे देता हूँ ना। और ये आज नहीं मैं बोल रहा, हाशमी साहब के कहने पे, ये हम टीवी पे बातें खुद बता चुके हैं। सुबह के वक्त मैसेज आया जहांगीर तरीन की, मुझे फोन कॉल आई कि असद अर्जेंट काम है, जरा आ जाओ। मैंने कहा क्या काम है? इसने कहा फोन पे नहीं बता सकता। जब मैं वहां पे पहुंचा, उन्होंने कहा कि जी फौज की तरफ से हमें मैसेज आया है कि हुकूमत ने कहा है कि फौज फैसिलिटेशन का रोल अदा करे, तो क्या करना चाहिए? मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि जी जनाब, हम फौज को कहेंगे कि हम ऐसे मुज़ाकरात में आपको फैसिलिटेटर नहीं मान सकते, बाद में हम पे इल्जाम आ जाएगा। तो हुकूमत से पहले पब्लिक ऐलान करवाएं कि वो चाहती है कि फौज फैसिलिटेटर हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, हम हुकूमत से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मैसेज आया जहांगीर तरीन के पास कि चौधरी निसार पब्लिक स्टेटमेंट देंगे। टीवी के ऊपर 1 घंटे बाद चौधरी निसार की पब्लिक स्टेटमेंट चलनी शुरू हो गई। उसके बाद हमने कहा जी ठीक है, अब हम मीटिंग करने को तैयार हैं। राहिल शरीफ की उस दिन रात को मीटिंग हुई, अगले दिन सुबह पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर आजम होकर गए। उन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं था। तो मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं बताया। शाहजेब साहब, मुझे बात करने का हक है। हक है। बोलिए आजमी साहब। आजमी साहब बोलिए। जनाबे वाला, असद उमर क्या स्टेटस मुझसे बड़ा था या छोटा था? पार्टी के अंदर मैं सदर था, ये सदर तो नहीं थे। ये बात इनकी और तरीन की इतनी तफसील में हुई है, तो मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं बताया गया। मुझे यही बताया गया कि ऊपर से हुक्म है मुज़ाकरात करो। इनसे इतनी बातें हो रही हैं, होती होंगी, मैंने तो नहीं सुनी, मगर मैं भी वहाँ सदर था, मुज़ाकरात का हिस्सा था। मुझसे कोई बात तो कोई नहीं हुई। मुझे तो यही कहा गया ये ऊपर से हुक्म है,
ये इस बात को झुठलाते हैं जो मैं कह रहा हूं। किसने कहा हाशमी साहब, ये किसने कहा? वही तरीन साहब ने, तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने। आपने एक तकरीर की हाशमी साहब, मैं उसका एक अगर पोर्शन आप सुन सकें, बिल्कुल 30 सेकंड का वो मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं। आज फैसला कर चुके तो आज उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद बैठे हैं। फैसला ये है कि नवाज शरीफ जाए, शहबाज शरीफ जाए, गुंडागर्दी खत्म हो, उनकी जादाकारी खत्म हो, लूट खसूट खत्म हो, लेकिन वो जाए मगर हमारा वजीर आजम इमरान खान है उसकी। हाशमी साहब, आपको जब ये पता था, जज वाली बात भी पता थी, बंद कमरों की मुलाकातें भी पता थी, पूरा ग्रैंड प्लान पता था, फिर भी आपने 16 अगस्त को कहा कि नवाज शरीफ जाए और हमारा वजीर आजम इमरान खान होगा। आप मेरी बात सुनेंगे? मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अल्लाह करे इमरान इसी तरीके से चलता जाए तो कभी वो भी पाकिस्तान का वजीर आजम हो। मैं तो नहीं हूँ इमरान के साथ, ये बात मैंने की है अभी 2 मिनट पहले, फिर इसके सुनाने का कोई फायदा क्या मिला आपको? मैं तो पार्टी के साथ था जिस वक्त सारे लोग इमरान का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि कह रहे थे, ये पार्टी के लोगों ने अंदर कहा कि वो कहते हैं जी किसी को इक़्तिदार मिल जाए, सबका नाम लेते थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसको लीडर मानो, किसी को, इमरान खान को। आज भी वही बात मैंने की है, थोड़ी देर पहले की है। आप मेरी बात को दोनों को रिलेट करें, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मैं सवाल ये है कि आप जब जानते हैं बकौल आपके कि ये वही इमरान खान है जो जुडिशरी के हवाले से कहते थे हमारा जज आएगा, जिनके बारे में आपकी ये राय है कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर साजिश का हिस्सा है, उनको आप क्यों वजीर आजम बनता देखना चाहेंगे? सर, आप क्यों कह रहे हैं फिर दोबारा? मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क के अंदर कई वजीर आजम बन रहे हैं। मैंने तो शाह महमूद को कहा था तुम भी बन जाओ, मैंने असद उमर को कहा था तुम भी बन जाओ, मैंने तरीन को भी कहा था जो बनना चाहते हो, मैं नहीं हूँ वजीर आजम के लिए, कोई बन जाए तो मैं से सबको कहा है। लेकिन अगर मैं उसके बारे में वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान सेलिब्रिटी है, सब उसको खा रहे हैं, लूट रहे हैं और उसकी बोटियां नोच रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि सब अपनी बात मत करो। मैं चाहता हूँ इसको भी मौका मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आज मिले, उसको 5 साल बाद मिले तो क्या अर्ज है, इंतजार कर ले। इमरान खान ये मेरा मौक़िफ़ रहा है थ्रू आउट कि इंतजार कर लो, इक़्तिदार आपके लिए है, मिल जाएगा। समझ आ गई है ये बात आपकी? तकरीर में तो आपने कहा ना नवाज शरीफ को जाना होगा और इमरान खान वजीर आजम है, उस वक्त तो आप इंतजार की बात नहीं कर रहे 16 अगस्त को, जब हम नवाज जाना होगा फैसला होगा। मैं देखो ये आपको तकरीर काश आप करते। मैं कह रहा हूं कि मैंने सीधी बात आज भी कहता हूं कि नवाज शरीफ ने वो खिदमत नहीं की 1 साल के अंदर, जो कौम की ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं की। और पंजाब में सरहद में KPK में भी इन्होंने सही तरीके से नहीं चलाया। सारे लोग हमारी पार्टी में कहते थे कि KPK के अंदर भी रिश्वत है, लूट मार है, जो नाम लेते थे, ये सामने असद बैठे हुए, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा। इसके बावजूद हम कहते थे कि फ्यूचर के लिए आगे चलो। नवाज शरीफ कोई इतना इनएविटेबल नहीं है। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो कब्रें भरी पड़ी हैं विद इनएविटेबल। हमें इनएविटेबल मैं नवाज शरीफ को नहीं मानता, मैं उसको कोई खुदाई अख्तियारात देने को नहीं मानता। मैं इस मुल्क के अंदर प्रोसेस को, निज़ाम को, अदारों को, पाकिस्तान के लोगों को, इनको मुस्तकिल समझता हूँ, इन्हीं से तवक्को करता हूँ। न नवाज शरीफ मेरा ना खुदा है, न इमरान खान ना खुदा है। मैं खुद तो इस कश्ती का सवार हूँ, मैं ना खुदा भी नहीं हूँ। हाशमी साहब, आपका मैं अगर लास्ट क्वेश्चन, आपका लीडर कौन सर?
हाशमी साहब का लीडर कौन? क्या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक ही लीडर है। ये मैंने ये भी बातें की थी, सियालकोट में की थी, हर जगह पे की थी कि मेरा लीडर कायद आजम है, इमरान खान कप्तान है, मैं लीडर नहीं है उसको मानता। मैंने कभी नवाज शरीफ साहब को भी इस तरीके से लीडर नहीं कहा। जब वो टीम के तौर पर वो वजीर आजम बना तो वो हमारा पार्लिमानी लीडर था, हम उसको कहते हैं और आज भी उसको लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। मैं इमरान खान मेरी पार्टी का कप्तान था, मैंने लीडरशिप माना है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। वो इस मुल्क का सही लीडर था, वो हम सबका बाप था और है। ठीक है, मैं आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ असद उमर साहब से आखिरी सवाल कर रहा हूं। असद उमर साहब, आपको लगता है इमरान खान साहब मिसयूज हो रहे हैं, उन्हें मिसयूज किया जा रहा है, या आपको लगता है आपका लीडर सही डायरेक्शन में है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, यूज नहीं हो रहा, किसी प्लान का हिस्सा ना चाहते हुए भी नहीं बन रहा, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है? असद उमर साहब, मेरे ख्याल में इमरान खान, मैं पहले बोल चुका हूं शाहजेब आपको इस प्रोग्राम के अंदर के इमरान खान ने जो पिछले 40 दिन के अंदर जो अचीव कर लिया है वो शायद 18 साल के अंदर नहीं किया था। उसने कौम की सोच बदल दी है, उसने दिखाई है कि असल लीडरशिप होती क्या है। ये जो काम वो कर गया है और जो कर रहा है इस वक्त और जो लीडरशिप वो दिखा रहा है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का ट्रेन किया हुआ उनके नर्सरी में लगाया हुआ पौधा जो है ना, वो ये लीडरशिप नहीं दिखा सकता। और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ को भी तो जाहिर है बराह रास्त फायदा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इसका फायदा जो है वो अगले सिर्फ 2-4 माह नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगली नस्ल को इसका फायदा होगा, जो इस वक्त सोच की तब्दीली इमरान खान लेकर आ रहा है और जो पिछले 40 दिन से उसने कैंपेन शुरू की हुई है। और इंशाअल्लाह ताला इस कैंपेन के बाद जमहूरियत न सिर्फ डिरेल नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, वो हकीकी जमहूरियत आएगी जिससे पाकिस्तान के अवाम को कुछ समर मिलेगा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। सिर्फ लोग MNA बन के और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन के जमहूरियत का नाम उसको नहीं देंगे। ठीक है, असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहजेब सुनो, शाहजेब सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुन लो। बात ये है, मैं सुन रहा कि आपने ये गलत तरीके से मुझे यहाँ पकड़ के बिठाया है। मैं तुम्हारा इस वक्त होस्टेज था, लेकिन बातें मैंने करनी थी, मैं होस्टेज था। आइंदा के लिए कभी मुझे होस्टेज न बनाना। खुदा हाफिज। हाशमी साहब, मैं आपको अच्छी तरह पता है मैं आपका कितना एहतराम करता हूँ। आज आपने जिस अंदाज में मुझसे बात भी की, मैंने उसका उस अंदाज में जवाब भी नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। आपकी उम्र भी मुझसे ज्यादा, आपका तजर्बा भी, वैसे भी आपका स्टेचर बहुत बड़ा है। पूरी आवाम ने देखा कि आपने मुझसे किस तरह बात की और मैंने आपका उस तरह जवाब नहीं दिया। और मैंने आपको होस्टेज नहीं बनाया, आपके बाहर डीएसएन नहीं थी, आपने खुद डीएसएन जी अंदर बुलाई है, उससे पहले आपके बंदे ने खुद कमिट किया था। सर, मैं आपको सबूत भेज दूंगा। गलत बात है, झूठ है, मैं फिर कहता हूँ झूठा है आपका। आप ऐसे आदमी है कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो झूठ बोल रहा है। ये मैं नहीं करता, मैंने रोका उनको। मैं सबूत वेरीफाई करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी टीम ने कहा मैं एक एक चीज वेरीफाई करूंगा। आप अजमल से वेरीफाई कर लीजिए, मैं कामिल और सना से वेरीफाई करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर वेरिफिकेशन के बाद झूठी मेरी टीम निकली, मैं आपसे मुल्तान में आके माफी मांगूंगा कि मेरी टीम का झूठ। बातें न करो, तेज बातें न करो। अजमल बैठा हुआ, कुरान रखो उसके सर पे। आप अपने आदमियों पर इतना एतमाद कर रहे हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपसे बात के लिए आके यहाँ बैठा हूँ। आप न पूछते हैं न बताते हैं। और आपने देखिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन सर आंखों पर, मगर मैं अपनी टीम को ऐसे ही झूठा नहीं कहूंगा सर। मैं अपनी टीम से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आपको अजमल पे भरोसा, मुझे अपनी टीम पे भरोसा। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आपकी बात सर आंखों पर है, आपको इंतहा से ज्यादा एहतराम है, मगर सर मैं अपनी टीम से बात करके आपके पास मुल्तान आके माफी मांगूंगा। टीम ने झूठ बोला हुआ और जितने फैक्ट्स बताए वो गलत बोले हुए, ये मेरा वादा है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी हाशमी साहब को, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुद वेरिफिकेशन करूंगा। ये वारिद टेलीकॉम, जो कि मेरे कामिल का नंबर है, मेरे प्रोड्यूसर कामिल का, उससे मैंने ये सारी डिटेल्स निकाली हैं। आपकी स्क्रीन पर भी साथ साथ आएंगी। 21 तारीख को रात 7:57 32 पर पहली कॉल की, और ये स्क्रीन पर नंबर आपके सामने। मैंने आखिर के 2 डिजिट इसलिए मिटा दिए कि किसी का जाती नंबर है, मगर सबको पता है कि ये किसके इस्तेमाल में, हाशमी साहब के भी और उनके अपने सेक्रेटरी के इस्तेमाल में होता है। इसका अगर शुरू के नंबर बदल दें तो हाशमी साहब के भी इस्तेमाल में होता है, इसलिए मैंने आखिर के 2 नंबर मिटा दिए। रात 7:57 पर कामिल पहली कॉल करता है, ये कहते हैं कि आप सुबह कॉल कीजिएगा।
अगली कॉल कामिल करता है सुबह के 9:40 पर और ये कहते हैं कि 15-20 मिनट बाद कॉल करें, मैं आपको साहब से बात करके बताता हूं। अगली कॉल कामिल करता है सुबह 10:18 पर, ठीक 33 मिनट बाद, और हाशमी साहब के अजमल साहब कहते हैं कि हाजी मैंने बात कर ली है साहब से, तो आप अपनी DSNG शाम को भेज दीजिएगा। उसके बाद अगली कॉल 22 तारीख को ही रात 7:39 पर कामिल इन्हें करता है। आप डेटा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वारिद का ऑफिशियल, ये मैंने उनका पूरा कॉल डिटेल्स निकलवाई है, जिसमें वो कहते हैं कामिल कहता है कि जी DSNG बाहर खड़ी है, अंदर आने दें, इसी एड्रेस पे भेजनी थी ना। उन्होंने कहा जी इसी एड्रेस पे भेजनी थी, मैं देख लेता हूं। 7:41 पर ठीक 2.5 मिनट बाद वो कहते हैं कि साहब बात कर रहे हैं शाहजेब से, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। और वाकईतन हाशमी साहब ने मुझे कॉल किया, उसके बाद कहा कि आप मुझे इन्होंने नहीं बताया, या इस किस्म का मामला है, आप मुझे पहले बता देते, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लेते। मैंने उनको कहा कि हाशमी साहब मैं आपको कॉल कर रहा था 3-4 दफा प्रोग्राम का डिस्कस करने के लिए, बट आपका और आपको बताने के लिए आज प्रोग्राम का, वैसे भी पिछले हफ्ते आपकी इस प्रोग्राम की कमिटमेंट हुई थी असद उमर साहब से, मगर आपका नंबर नहीं लग रहा था। आखिरी कॉल है ये 7:46 पर, मेरे प्रोड्यूसर ने कॉल की है उन्हें, जिसमें अजमल साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं साहब, नहीं मान रहे इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। ये 7 कॉलें ये हैं, 2 जो कॉलें सना ने की वो मेरे ऑफिस के PTCL नंबर से की गई थी, उसका डेटा भी जो है वो जैसे ही सामने आता है मैं आपको भेज दूंगा। वारिद का डेटा निकाल लिया मैंने और आपको दिखा दिया, और मैं हाशमी साहब को TCS भी कर दूंगा ताकि सबको पता हो कि सच्चा कौन था झूठा कौन, और हाशमी साहब की तरफ से स्टाफ की तरफ से झूठ बोला गया है, मेरे स्टाफ की तरफ से। साथ साथ मैंने कहा था कि मैं माफी मांगूंगा अगर झूठा हुआ, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं रह गई, टू द पॉइंट छोड़ने की जरूरत नहीं रह गई, मगर साथ साथ हाशमी साहब का अभी भी इंतहाई ज्यादा एहतराम है, मैं उनसे किसी माफी का तलबगार नहीं हूं, ना इस बात का तलबगार हूं कि वो अपनी गलती माने, मगर मैं उनको TCS करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।